आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी योरसेल्फ में। आज हम लोग बात करेंगे शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न हाल फिलहाल के वर्षों में पूछे जा चुके हैं, तो चलिए प्रारंभ करते हैं पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुदंड ये दोनों होते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखते हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुदंड आते हैं। मानव शरीर रचना में रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड, जिसको वर्टिब्रल कॉलम इंग्लिश में बोलते हैं, पीठ की हड्डियों का समूह है जो मस्तिष्क के पिछले भाग से निकलकर गुदा के पास तक जाती है। इसमें 33 खंड या वर्टिब्री होते हैं और मेरुदंड के भीतर ही मेरुनाल मतलब कि स्पाइनल कैनाल में मेरु रज्जु स्पाइनल कार्ड सुरक्षित रहता है। मनुष्य की वह ग्रंथि जो पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा शरीर के सामान्य व सादृश्य वृद्धि को भी नियंत्रित करती है, उसका आपको नाम बताना है। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। मनुष्य की वह ग्रंथि जो पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा शरीर के सामान्य और सादृश्य वृद्धि को भी नियंत्रित करती है, वह है हाइपोथैलेमस। इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, लेकिन इसको भी नियंत्रित करने वाली जो ग्रंथि होती है वह है हाइपोथैलेमस। इसी वजह से हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। यह मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है और यह हार्मोन जारी करता है तथा शरीर के तापमान को विनियमित करने में मदद करता है। तो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का जो काम करती है ग्रंथि, वो है हाइपोथैलेमस। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? आपको उस अवस्था का नाम बताना है। तो ये है शैशव अवस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन सी। व्याख्या देखते हैं इसकी। शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। शैशवावस्था में विशेषकर जन्म से लेकर 3 वर्ष, ध्यान दीजिएगा, जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु होने के दौरान शारीरिक विकास की गति अत्यंत तीव्र रहती है। इसी प्रकार बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्षों के दौरान, मतलब कि 6 से लेकर 9 वर्ष की आयु तक शारीरिक विकास अधिक तीव्र गति से होता है। बाद के 3 वर्षों में शारीरिक विकास की गति कुछ धीमी हो जाती है। तो यह इसका एक्सप्लेनेशन था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सामान्यतः लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषता प्रेक्षित की जाती है। फिर से इस प्रश्न को देखिए। सामान्यतः लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषता प्रेक्षित की जाती है। तो यह है, लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं, ऑप्शन सी। व्याख्या देखते हैं। लड़कियों का शारीरिक विकास लड़कों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है और सामान्यतः लड़कियां शारीरिक विकास में लड़कों की अपेक्षा 2-3 वर्ष आगे रहती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वेट लिफ्टर पहलवानों को आमतौर पर मांसपेशियों और शरीर की पुष्ट बनाना होता है। उन्हें किस प्रकार का आहार लेना चाहिए? तो उनका आहार जो है प्रोटीन युक्त होना चाहिए, ऑप्शन ए। व्याख्या देखते हैं। वेट लिफ्टर मतलब कि पहलवानों को आमतौर पर मांसपेशियों और शरीर के पुष्ट बनाने के लिए प्रोटीन युक्त आहार लेना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर की मरम्मत करना और निर्माण करना होता है। यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है। आपको बताना है कि यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ किस ग्रंथि का है? तो यह है पीयूष ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड इंग्लिश में बोलते हैं। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और इसी से संपूर्ण मानव व्यवहार एवं शरीर की अंतः क्रियाओं का नियंत्रण होता है। यौन परिपक्वता में भी पीयूष ग्रंथि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला प्रश्न, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं किसको? पीयूष ग्रंथि को या पिट्यूटरी ग्लैंड को। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं और यह एक अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड है और इसका आकार लगभग एक मटर के दाने बड़ा होता है, ठीक है। और यह मस्तिष्क के तल पर हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से से निकला हुआ एक उभार टाइप का होता है। यह एक छोटे अस्थिमय गुहा में दृढ़ तानिका रज्जु से ढका हुआ होता है, जिसमें पीयूष ग्रंथि रहती है और इसी ग्रंथि से व्यक्ति की संपूर्ण शारीरिक एवं व्यवहारिक क्रियाएं नियंत्रित रहती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, नवजात शिशु का
भार होता है? आपको बताना है कि जो नवजात शिशु होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, उनका भार कितना होता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 7 पाउंड। तो नवजात शिशु का भार लगभग 7.5 पाउंड या 3.17 किलोग्राम होता है एवं इनकी लंबाई 19.5 इंच होती है। इस अवस्था में वह माँ के दूध पर ही निर्भर रहता है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, ठीक है, तो शारीरिक विकास का क्या क्षेत्र है? तो यह है स्नायु मंडल, ऑप्शन ए। स्नायु मंडल का संबंध शारीरिक विकास के क्षेत्र से है, जबकि स्मृति, अप्रेरणा एवं समायोजन का संबंध मानसिक एवं सामाजिक विकास के क्षेत्र से है। शरीर के आकार में वृद्धि होती है, क्योंकि शरीर के आकार में वृद्धि क्यों होती है ये आपको बताना है। क्योंकि शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास है। तो शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास के कारण बालक के शरीर में वृद्धि होती है, जबकि संवेगात्मक, संज्ञानात्मक एवं नैतिकता से उसके मानसिक एवं बौद्धिक विकास में वृद्धि होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है। तो अनियमित विकास का नियम, ऑप्शन बी। तो अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य के शारीरिक विकास की गति धीमी तथा अनियमित होती है। शैशवावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं परिवर्तन तीव्रतम गति से होता है। बाल्यावस्था में यह गति धीमी हो जाती है और पुनः किशोरावस्था में विकास तीव्रतम गति से होती है। शैशवावस्था में बाल्यावस्था शारीरिक विकास में सिर से पैर की ओर एवं निकट से दूर की ओर के नियम के अनुसार होता है। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ठीक है, तो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले वंशानुक्रम भी है, वातावरण भी है, खेल तथा व्यायाम भी है। तो उपरोक्त सभी इसके सही उत्तर होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत जो है वंशानुक्रम आता है, वातावरण तथा खेल एवं व्यायाम, भोजन, परिवार की स्थिति, दिनचर्या, विश्राम तथा निद्रा की स्थिति सभी आते हैं। निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? आपको बताना है कि कौन जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो ये है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो है एंडोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत नहीं आती है। लार ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियों में पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड ये सब आती हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। तो शारीरिक वृद्धि एवं विकास को क्या कहते हैं? अभिवृद्धि, ऑप्शन बी, ग्रोथ। तो शारीरिक वृद्धि एवं विकास को अभिवृद्धि मतलब ग्रोथ कहते हैं, क्योंकि अभिवृद्धि एक निश्चित समय, एक निश्चित सीमा तक चलती है और शारीरिक विकास भी एक निश्चित समय एवं सीमा के अंतर्गत होता है। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन क्या क्या है? इस स्टेटमेंट के बारे में समझना है। तो देखिए ये स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि शारीरिक विकास और विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। किसी भी बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए शारीरिक एवं अन्य विकास साथ साथ होना चाहिए, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। निम्नलिखित में से किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? ठीक, तो यह है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। तो पीयूष ग्रंथि को मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि इस ग्रंथि के द्वारा अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित एवं निर्देशित किया जाता है। अगर आपसे मैं पूछूं कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, तो हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है पीयूष ग्रंथि को भी नियंत्रित करती है। बच्चों में शारीरिक विकास निम्न आयु सीमा में धीमा हो जाता है। तो किस आयु सीमा में धीमा हो जाता है ये आपको बताना है। तो ये है 5 से 6 वर्ष, ऑप्शन सी। बच्चे में शारीरिक विकास 5 से 6 वर्ष की आयु में धीमा हो जाता है। शैशवावस्था के प्रथम 3 वर्षों में शिशु का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है और उसके भार और लंबाई में वृद्धि होती है। 3 वर्ष के बाद विकास की गति धीमी हो जाती है और इस समय उसकी इंद्रियों, कमेंद्रियों, आंतरिक अंगों, मांसपेशियों आदि का क्रमिक विकास होता है और 5-6 वर्ष तक शारीरिक विकास अत्यंत धीमा हो जाता है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी यानी कि स्टेप्स कान की होती है। ठीक, तो कान में ये कहाँ होती है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये बीच में होती है, ऑप्शन बी। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी यानी कि स्टेपिस कान के बीच में होती है और ध्यातव्य है कि शरीर में सबसे बड़ी हड्डी ऊपरी पैर में जांघ की होती है, जो कि फीमर है। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम खाली स्थान है, यहाँ से यहाँ तक
है, ये आपको बताना है कि इन दो खाली स्थानों में क्या शब्द आएगा। तो अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास और परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, ऑप्शन बी। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम अपरिष्कृत मतलब कि स्थूल चालक विकास से परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास तक है। सर्वप्रथम स्थूल चालक विकास फलस्वरूप बच्चे शारीरिक गतिविधियों का नियंत्रण एवं समन्वय सीखते हैं, जिससे वे गतिविधियों को कर पाने में, शारीरिक संतुलन, गति एवं नियंत्रण कर पाने में समर्थ हो पाते हैं, जैसे कि चलना, दौड़ना, कूदना, पैरों से प्रहार करना आदि। उसके बाद सूक्ष्म चालक विकास के फलस्वरूप बालक अपने संसार के बारे में सीखने के विभिन्न प्रयासों में वस्तुओं को उठाने, पकड़ने और जांच परख करने की क्रियाएं सीखते हैं। यही कारण है कि चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होते हुए भी क्रम स्थूल से सूक्ष्म विकास की ओर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं होती है? कौन सी मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं है? तो ये है सोचना, ऑप्शन डी। सोचना मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं है, बल्कि यह एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। मनोगत्यात्मक गतिविधि में पेशीय संचालन महत्वपूर्ण होता है, जबकि सोचने की प्रक्रिया में कोई पेशीय संचालन नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? ठीक, तो सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण क्या है, ये आपको बताना है। तो ये है ऑप्शन डी, लिखना। किसी कार्य को बेहतर तरीके से कर पाने की क्षमता का विकास होना गत्यात्मक विकास कहलाता है। सूक्ष्म गतिक या गत्यात्मक कौशल प्राप्त कर लेने पर बच्चे वस्तुओं को उठाने, पकड़ने और जांच परख करने की प्रक्रिया सीख जाते हैं। इसमें बालक विभिन्न क्रियाओं को करना तथा उन्हें समन्वित एवं नियंत्रित करना सीखते हैं। इस प्रकार लिखना भी एक सूक्ष्म गतिक कौशल का एक उदाहरण है। सूक्ष्म गतिक कौशल के विकास से बच्चे अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से परिवेश के संपर्क में आते हैं। श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा। उनका दूसरा बच्चा अब 12 महीने का है और अभी भी नहीं चल रहा है। वह दुखी या चिंतित नहीं है, क्योंकि ये आपको बताना है। ये जो है स्टेटमेंट वाइज ये प्रश्न है, ठीक है। क्योंकि वह जानती हैं कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समयबद्ध के अंदर नहीं है, मतलब कि सही समय नहीं है। तो बच्चों को अपने पैर पर चलने के लिए उनकी उपयुक्त आयु जो है वो 14 महीने की मानी जाती है। अतः 12 महीने का बच्चा अगर चल नहीं रहा है तो चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि बालक का विकास अपने समयबद्ध ही होगा। निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट मोटर कौशल का एक उदाहरण है? ठीक है, तो मोटर कौशल का उत्कृष्ट उदाहरण क्या है? ये है लिखना, ऑप्शन डी। तो लिखना उत्कृष्ट मोटर कौशल का उदाहरण है। कप या अन्य वस्तुओं को पकड़ना, पुस्तक के पृष्ठों को पलटना, बटन तथा जिप लगाना, ड्राइंग करना, लिखना आदि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल उत्कृष्ट गत्यात्मक कौशल के उदाहरण हैं। इस विकास में बालक छोटी पेशियों पर नियंत्रण करना सीखता है। कुलांचे मारना, चढ़ना, दौड़ना, गेंद फेंकना, छल्ला घुमाना आदि स्थूल गत्यात्मक कौशल के उदाहरण हैं। स्थूल गत्यात्मक विकास में बालक बड़ी पेशियों पर नियंत्रण करना सीखता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी योर सेल्फ को आप ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो के पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।